रूस के 2 दिन के दौरे के बाद पीएम मोदी देर रात ऑस्ट्रिया के वियना पहुंचे हैं। 41 साल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया और इस दौरे में पीएम मोदी व्यापारिक भागीदारी को लेकर चर्चा करेंगे। अपने तीसरे कार्यकाल के दूसरे विदेश दौरे के बीच पीएम मोदी देर रात ऑस्ट्रिया पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। ऑस्ट्रिया में रह रहे प्रवासी भारतीय भी उनकी एक झलक देखने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे थे और जैसे ही पीएम मोदी आए, पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए बहुत खुशी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको ग्रीट किया है। हमने उन्हें उनके 3rd टर्म के लिए कांग्रेचुलेशंस दिया है और उन्होंने बहुत आदर से हमको थैंक यू भी बोला है। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के चांसलर के निमंत्रण पर यहाँ आए हैं। अपने औपचारिक स्वागत के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और प्रतिबंधित प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। साथ ही दोनों देश एक उच्च स्तरीय व्यापारिक भागीदारी पर भी वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रिया भारत व्यापार काफी हद तक संतुलित है और पिछले कुछ सालों में इसमें अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। अब जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों और आतंकियों के एनकाउंटर्स की खबरें आ रही हैं। इस बीच मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया है। आतंकवाद पर बोलते हुए पीएम मोदी ने साफ कहा कि रूस और भारत दोनों ही देश समझते हैं कि आतंकवाद का दंश कैसा होता है। कठुआ में आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इससे पहले भी हाल के वक्त में घाटी में कई आतंकी घटनाएं हुई। इन घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि हाल ही में रूस ने भी आतंक का दंश झेला है और वो हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करते हैं। भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। तो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का ये बयान बहुत वायरल हो रहा है। एक प्रेस वार्ता में अरहर की दाल पर बयान देते हुए मंत्री जी ने कहा कि दाल की कीमत 100 रुपए से अधिक नहीं है। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। अरे मंत्री जी कहाँ मिल रही है 100 रुपए किलो वाली दाल? कीमत के साथ साथ जनता को उस दुकान का पता भी बता देते हैं तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। वास्तविकता से परे इस बयान पर जनता को गुस्सा आना तय है, लेकिन मंत्री जी को अपना बयान किसी चुटकुले बराबर लगा, तभी तो दांत दिखाने लगते। जनता की थाली में पहले से ही आग लगी, ऊपर से कृषि मंत्री का ये बयान आवाम के जख्मों पर नमक रगड़ने के बराबर। अब चलिए मंत्री जी को आईना दिखाया है। यूपी में इस समय अरहर की दाल 200 से 250 रुपए प्रति किलो मिल रही है, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। कृषि मंत्री के इस बयान से तो यही समझ में आता है कि या तो उन्होंने सालों से दाल खरीदी ही नहीं है या फिर दुकानदार उन्हें भारी भरकम डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन कहने को तो विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि लगता है मंत्री जी किसी और ग्रह पर जाकर दाल खरीदते हैं। लेकिन सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री को दाल की कीमत का दूर दूर तक अंदाजा तक नहीं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकवादी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन उन जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय सेना लगातार उन आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। कठुआ में आतंकियों की कायराना हरकत का हिसाब बराबर करने के लिए भारतीय सेना लगातार उन आतंकियों की तलाश कर रही है जिनके हमले में 5 जवान शहीद हुए। माना जा रहा है कि कठुआ हमले के पीछे 3 से 4 विदेशी आतंकी हो सकते हैं। पुलिस को शक है कि बासनगढ़ गोलीबारी के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। सर्च ऑपरेशन में भारतीय सेना ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी कर रही है। कठुआ जिले के किंडली और लोहाई मल्हार इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ग्राउंड टीम, डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर्स के सहारे आतंकियों की खोज रही है। शहीदों के पार्थिव शरीर आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां से उनके परिवार वालों को सौंप दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवानों के पार्थिव शरीर को देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। कठुआ जिले में 1 महीने के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला है। बीते महीने 12-13 तारीख को इसी तरह की एक मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे और सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया था।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलने की तारीख लगभग तय हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 14 जुलाई को इसे खोलने की अनुमति मांगी गई है। ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलने की तैयारी पूरी हो गई है। हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में बनी समिति ने मंदिर के खजाने को खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी है। करीब 4 दशक बाद रत्न भंडार का खजाना खोला जाएगा। बताया जा रहा है कि 14 जुलाई को रत्न भंडार को खोलने की सिफारिश की गई है। सरकार का अनुमति खोलने के लिए चाहिए और उसमें भी निष्पत्ति हो गया है। चाबी उस दिन हमारे पास आएगा, चाबी में खोलेगा नहीं खोलेगा, जैसे भी हो उसको खोला जाएगा। बताया जा रहा है कि रत्न भंडार खुलने के बाद अंदर मौजूद आभूषणों को रखने के लिए एक टेम्पररी स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाएगा। बताते हैं कि इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं। कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को जेवरात चढ़ाए थे, जिनके यहीं पर होने की संभावना है। दान में मिले जेवरों को रत्न भंडार में रखा जाता था। इस रत्न भंडार में मौजूद हीरे जवाहरातों की कीमत अरबों में बताई जाती है। लोकसभा चुनावों में घमासान के बाद आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की एक और बड़ी परीक्षा है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहे हैं और इसके लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। 7 राज्यों में होने वाले उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। कुल 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इन 13 सीटों पर सभी दलों के लिए अग्नि परीक्षा जैसी स्थिति। खासकर बंगाल में जहां सबसे ज्यादा 4 सीटों रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बगदाह, मानिकतला पर मुकाबला है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 3, तेहरा, हमीरपुर और नालागढ़, उत्तराखंड में 2, बद्रीनाथ, मंगलौर की सीटों पर टक्कर। इसके अलावा पंजाब की जालंधर पश्चिम, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, तमिलनाडु की विक्रवंदी और बिहार की रुपौली सीट पर उपचुनाव होगा। इसमें से 3 सीटें बीजेपी के पास, 2 कांग्रेस के पास और एक सीट आरजेडी, द्रमुक, आम आदमी पार्टी और टीएमसी के पास है। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें ज्यादातर विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा देकर पाला बदल लिया है। उपचुनाव के साथ ही सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन से आमना सामना है। आमतौर पर उपचुनाव को राजनीतिक दल गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसके बाद तो ये विधानसभा उपचुनाव भी रोचक हो गए हैं। दोनों गठबंधन यहाँ बेहतर प्रदर्शन कर ये साबित करना चाहेंगे कि जनता का समर्थन उनके साथ है। Zee News.